हेलो ऑल। तो आज हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 1 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टेस्ट 1 हमारा हिस्ट्री सेक्शन के ऊपर था, जहां पे हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछे गए थे। क्योंकि हमारा ये सेक्शनल टेस्ट था, इसलिए इसमें टोटल हमने 16 क्वेश्चंस डाले थे और इन 16 क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया गया था। जब हमारे फुल मॉक होंगे, यानी कि पूरा जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, टेस्ट होगा आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वहां पे आप लोगों को जैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिलता है, यानी कि 3 आवर्स का टाइम, वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर 2 घंटे का टाइम आपको 16 क्वेश्चंस को करने के लिए दिया जा रहा है, तो आपने 2 घंटे के अंदर ही उन क्वेश्चंस को करना है। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक हम लोगों को अपनी उनकी आंसर शीट जो है वो भेज दी है, लेकिन आप लोग जो है वो आंसर शीट उस आंसर शीट के अंदर अपने आंसर्स लिख के नहीं भेज रहे हो जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि शायद आप उस आंसर शीट को प्रिंट नहीं करवा पाए हो। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जिस भी कागज के ऊपर अपना आंसर लिख के भेज रहे हो, उस कागज में उतना ही स्पेस यूज करो जितना स्पेस हमारे द्वारा आंसर शीट में दिया गया है, ताकि आप लोग डे 1 से अपने आंसर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की आदत डाल सको। क्योंकि एग्जाम में हम लोगों ने देखा है कि काफी बार 4 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसके बारे में आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और आप लोग जो है वो उस रिस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हो, और एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, उसके ऊपर लिखे हुए आंसर से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते हो। ये तब होता है जब आपने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो देखिए, जो 4 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है, जितना स्पेस हमारे द्वारा आप लोगों को दिया गया है, आप उसी स्पेस के अंदर अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अब चलिए हम लोग जो हमारा टेस्ट 1 था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान रखिए, मेरा जो डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, कि हम लोगों को सवाल समझ आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो, तो सबसे पहली अजम्पशन यही रहती है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस जो है वो कवर किया होगा। अच्छे तरीके से किया है, नहीं किया है, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन मेंस अगर आप लोग लिख रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी मानी जाती है, तभी आप लोगों ने जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर किया होता है या क्वालिफाई किया होता है। क्लियर, लेकिन फिर भी जो टेस्ट सीरीज है, ये जिस तरह की टेस्ट सीरीज अभी आप लोग लिख रहे हो, ये आप लोगों को एक इंसाइट देती है, आइडिया देती है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से चल रही है। ये जो टेस्ट डिजाइन किया गया था, इसको मैं बहुत सिंपल टेस्ट नहीं कहूंगा, ये एक मीडियम टू टफ लेवल का टेस्ट था। और ध्यान रखिए, ये जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट बनाया गया था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जब हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब जनरल स्टडीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। इस टेस्ट में भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। यानी कि वहां पे क्वेश्चन एक ऐसे टॉपिक से पूछा जाता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं रीड करते हैं, या एक ऐसे टॉपिक से पूछा जाता है जो पढ़ते तो हम लोग हैं, लेकिन उसकी डीप इंटरप्रिटेशन हम लोगों को नहीं पता होती है, एनालाइज हम उस टॉपिक को नहीं कर पाते हैं, एग्जामिन हम उस टॉपिक को नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि थोड़े से डाइवर्स टॉपिक्स को इस टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला जो चीज रहता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। तो वही हमारा मेन ध्यान रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अब चलिए सबसे पहले सवाल के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, जो पहला है आपको यहाँ पे जरूर रीड करना है जब भी आप फाइनल एग्जाम में जाओगे। देखिए, क्योंकि 16 क्वेश्चंस हैं, तो जो पहले 8 क्वेश्चंस हैं वो 60 वर्ड्स के हैं, 4 मार्क्स का हर एक सवाल है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। जो हैंडआउट है, जो सोल्यूशन फाइल है, उसमें आपको ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा 60 वर्ड्स से। ये इसलिए दिया गया है कि आप लोगों के पास साथ साथ जो है वो कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हमसे डिमांड करते हैं कि सर मेंस के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो यही कारण इस फाइल में हम लोगों ने 4 नंबर के सवालों में भी कुछ जगह पे एक्स्ट्रा कंटेंट दे दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, जब 60 वर्ड्स आपसे पूछा गया तो आपको 60 वर्ड्स में ही लिखना है। और दूसरी बात है, जितना स्पेस आपकी आंसर शीट के अंदर होता है उसमें आप बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं लिख पाते हो। तो सबसे पहला सवाल है कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का सवाल रहेगा, हमने उसको किस तरह से अप्रोच करना है। तो उसको अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका है, पहली चीज ध्यान रखिए, हमेशा जो है वो अपना आंसर पॉइंट फॉर्मेट्स में लिखना है। पॉइंट फॉर्म में लिखना है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पॉइंट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कम शब्दों में दे सकते हैं। अब ध्यान रखिए, पॉइंट फॉर्मेट में आप तभी लिख सकते हो जब आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 पैराग्राफ के अंदर या 1 पैराग्राफ के अंदर आप अपना आंसर लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखोगे 4 नंबर का क्वेश्चन, वैसे पर्सनली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 4 नंबर के जो सवाल है उनमें हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम कैसे मैक्सिमम नंबर ले सके कम टाइम में। क्लियर,
तो यहाँ पे हम लोगों को जितना कंटेंट है उसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी चेक करना आसान रहता है और हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी अगर कोई आप में से पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहा है तो पैराग्राफ फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो आपके आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, उनको अंडरलाइन करना ना भूलिएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पॉइंट फॉर्म में वो अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके पॉइंट्स में दिख रहा होता है। यही कारण है ये जो छोटे सवाल है इनमें हम थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने आंसर्स जो हैं वो पॉइंट फॉर्मेट के अंदर लिखिए। क्लियर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि नॉर्मली जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो आंसर के हमारे 3 पार्ट रहते हैं। सबसे पहला पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट रहता है बॉडी और तीसरा पार्ट रहता है कंक्लूजन। अब ध्यान रखना, कंक्लूजन जो है वो हर जगह आवश्यक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जो एग्जामिनर के द्वारा हम लोगों को दिए जाते हैं जहां पे कंक्लूजन इज मस्ट। अब कंक्लूजन कहाँ जरूरी है, कहाँ हमें लिखना चाहिए, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हो तो कंक्लूजन जरूरी है, वे फॉरवर्ड जरूरी है। अगर आपसे डिस्कशन पूछी गई है किसी एक टॉपिक के ऊपर, वहां पर भी कंक्लूजन जो है वो मस्ट है। तो ध्यान रखिए कंक्लूजन कहाँ लिखना होता है, ये भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान रखिए ये जो 3 पार्ट हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के, ये वहां पे आवश्यक है जहां पे बड़े आंसर्स हैं या जहां पे हमने ज्यादा बड़ा आंसर लिखना है। जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के थ्रू ही लिखना चाहिए। इवन 8 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन 8 नंबर में भी बहुत ज्यादा स्पेस हमारे पास नहीं होता है, तो 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख के हम लोग डायरेक्टली अपने आंसर को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो 4 नंबर का सवाल है वहां पे हम लोगों ने ना इंट्रोडक्शन देनी है ना ही कंक्लूजन देना है। हम लोगों ने डायरेक्टली जो हमसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है, हमने डायरेक्टली उसको टारगेट करना है, डायरेक्टली उसको लिखना शुरू कर देना है। क्लियर। अब ध्यान रखना, जिस तरह के क्वेश्चंस अभी तक हम एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो बहुत बार ऐसा रहता है कि जो सवाल 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो 20 नंबर में होना चाहिए, या जो 20 नंबर में सवाल पूछा जाता है उसको देख के लगता है कि यार 8 नंबर में होना चाहिए या 4 नंबर में होना चाहिए। क्लियर। ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कितना कंटेंट है, और जितना ज्यादा कंटेंट आप लोगों के पास होगा उतना ही ज्यादा आप आंसर अपना लिख पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट के अंदर जो है अपना आंसर लिखना है। यही कारण है इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम अपनी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। पहला सवाल है, एग्जामिन दी फीचर्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोपियन लिबरल नेशनलिज्म। अब छोटी सी चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो टॉपिक है जिसके अराउंड एक क्वेश्चन लिखा गया है वो है यूरोपियन लिबरल नेशनलिज्म। क्लियर। और ये कब का है, ये है 19th सेंचुरी का। दूसरा हमने देखना है कि कंटेक्स्ट क्या है। अब यूरोपियन लिबरल नेशनलिज्म का इंपैक्ट पूछा जा सकता है, कंटेक्स्ट क्या हो सकता है कि इंपैक्ट क्या पड़ा इसका। क्लियर। या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इसके फीचर्स क्या हैं, या इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां से हमारा जो कंटेक्स्ट है इस स्पेसिफिक टॉपिक का वो क्या है, फीचर्स। और एग्जामिनर ने डायरेक्शन क्या दी है कि मैंने फीचर्स के साथ क्या करना है। अब एग्जामिनर जो है वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब एग्जामिनर ने जो डायरेक्शन दी है वो क्या दी गई है, एग्जामिन, यानी कि जो फीचर्स हैं यूरोपियन लिबरल नेशनलिज्म के उनको हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब क्या है, एग्जामिन का मतलब टू इंक्वायर इन डेप्थ अबाउट एनी स्पेसिफिक इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में गहराई में जाके इंक्वायर करना। अब यहां पे एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जा सकता था इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ लिखना है फीचर्स में, पहला फीचर क्या है, दूसरा फीचर क्या है, तीसरा फीचर क्या है, चौथा फीचर क्या है। क्लियर। एग्जामिन का मतलब है कि उन फीचर्स को डिटेल में जाके इंक्वायर करना है कि उन वो जो फीचर्स थे या जो करैक्टरिस्टिक्स थी उनके वो किस तरह की थी। क्लियर। क्या उनमें पॉजिटिव थी, क्या उनमें नेगेटिव थी। तो एग्जामिन जो है वो थोड़ा सा हमें चीजों को गहराई में लेके जाने को कहता है। अब ये इस तरह से जो है वो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जो वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो क्या समझा क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस टॉपिक के सराउंडेड क्वेश्चन बुना गया है। फिर हमने देखा कि वो जो क्वेश्चन है उसका कंटेक्स्ट क्या है, हमसे फीचर्स के बारे में पूछा है तो यहाँ पे फीचर्स के बारे में ही लिखना है। और तीसरा है कि हमारा जो कंटेक्स्ट है या जो हमारी डायरेक्शन है जिसको हम डायरेक्टिव कह रहे हैं, वो डायरेक्शन क्या है कि कैसे हमने लिखना है, कि फीचर्स के साथ क्या करना है, फीचर्स को सिर्फ लिखना है या फीचर्स को एग्जामिन करना है, फीचर्स को डिटेल में जाके इन डेप्थ जाके हमने इंक्वायर करना है। तो यहाँ पे क्योंकि एग्जामिन लिखा गया है यही कारण है हमें थोड़ा सा गहराई में जाके चीजों को खंगालना पड़ेगा।
अब क्योंकि अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे थोड़ा सा हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि अब मैं इस क्वेश्चन को 8 नंबर में भी लिख सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 20 मार्क्स में भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरे से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि मैं इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में लिखूं, सिर्फ 60 वर्ड्स के अंदर लिखूं। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करनी है कि जो डायरेक्शन है उसकी एसेंस भी ना खत्म हो जाए, कि मैं यहाँ पे सिर्फ यूरोपियन लिबरल नेशनलिज्म के बारे में ही लिख दूं, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं और फीचर्स के बारे में मेंशन ना करूं, तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे बेटर यही है कि डायरेक्टली आप लोग अपने क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो फीचर्स से ही करिए और उसको पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे फीचर्स में सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक फीचर आ गया, क्लियर। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल फीचर आ गया, और जो तीसरा फीचर है वो आ गया सोशल एस्पेक्ट आ गया या सोशल फीचर आ गया, क्लियर। अब देखिए, जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे हमसे इन्यूमरेट पूछा होता, क्लियर, या एनलिस्ट लिस्ट पूछा होता कि नॉर्मल हमने इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हम लोग यहाँ पे सीधा ये एक पॉइंट लिख सकते थे, दूसरा पॉइंट लिख सकते थे, तीसरा चौथा पांचवा लिख सकते थे। लेकिन हमसे क्योंकि एग्जामिन पूछा गया है, यही कारण है हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट्स को पिक किया यूरोपियन नेशनलिज्म के। देखिए, यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये 19th सेंचुरी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, क्लियर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, इवन फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो 18th सेंचुरी में थी, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इंपैक्ट था वो हमें 19th सेंचुरी में ज्यादा देखने को मिलता है। तो उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो निकल के सामने आए। एक आया कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म और दूसरा कंसेप्ट निकल के सामने आया कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो हम लोग देखते हैं कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो कंट्रीज थी उनकी यूनिफिकेशन हो रही थी, जैसे इटली की यूनिफिकेशन हुई, जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई। तो जब आप लोग नेशनलिज्म यानी कि कॉमन आइडेंटिटी के ऊपर इंटीग्रेट होते हो, दैट इज नेशनलिज्म, और जब आप लोग लिबरल आइडियाज या डेमोक्रेसी की बात करते हो, फ्रीडम की बात करते हो, दैट इज लिबरलिज्म। नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस में या जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं वो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को एंटीथीज, अपोजिट मानते हैं एक दूसरे के, लेकिन 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म था वो दोनों एक साथ चल रहा था। यानी कि एक तरफ लोगों की पॉलिटिकल राइट्स की बात भी हो रही थी, एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जो है वो देशभक्ति की बात भी हो रही थी, नेशनलिज्म की बात भी हो रही थी। यही कारण था 19th सेंचुरी में हमें यूरोपियन नेशनलिज्म देखने को मिला। यहां पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, तो लिबरलिज्म यहां पे फ्री मार्केट की बात की जाती थी कि जो स्टेट के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, उसको जो है वो खत्म कर दिया जाए, उसको जो है वो बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। तो एक तरफ देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एक तरफ जो वो फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात हो रही है, मार्केट को आज़ाद करने की बात हो रही है, और उसके साथ साथ जो है वो कस्टम यूनियंस बन रही है। एक्चुअली क्या था कि प्रशिया जो है, आई होप आप लोगों ने सुना होगा प्रशिया के बारे में, जो प्रशिया है वो एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट थी। तो प्रशिया के आसपास और भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी, तो उन सारे के सारी जर्मन स्पीकिंग स्टेट जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में काम किया करती थी, इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह काम किया करती थी, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने जो वो कस्टम यूनियंस की फॉर्मेशन की। अब ये जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, जिनमें प्रशिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री थी, इंपॉर्टेंट स्टेट थी। तो ये क्या हो रहा है, नेशनलिज्म हो रहा है, यानी कि नेशनलिज्म के हेल्प से जो है वो मल्टीपल स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर। और एट द सेम टाइम यहाँ पे लिबरल एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है, जहां पे फ्री मार्केट की बात हो रही है। तो समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? तो हम लोग जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तब हम उसको भी एनालाइज कर रहे हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि लिबरलिज्म कहां से आया और नेशनलिज्म कैसे आया। उसी तरह से जब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट जो है वो हमें यूरोपियन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है। उसी तरह से जो है वो नेशनलिज्म की जब बात की जाती है तो यहाँ पे जो वोटिंग राइट जब इंसान को दिए जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जब वोटिंग राइट किसी को मिलते हैं तो इवन आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबके पास वोटिंग राइट नहीं थे, सबके पास अधिकार नहीं थे। यानी कि वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात तो करते थे कि लोगों के पास अधिकार है कि वो जो है वो वोटिंग राइट्स में या वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी वो प्रॉपर नहीं थी। यानी कि जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी थे या जो वुमेन थी उनके पास किसी तरह के पॉलिटिकल राइट्स नहीं हुआ करते यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग लिबरल के फीचर्स को एग्जामिन कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या अच्छी चीज थी, क्या बुरी चीज थी। उसके साथ साथ अगर सोशल एस्पेक्ट की बात की जाए तो सोशल एस्पेक्ट में जो रिलीजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम बात करते हैं मिडाइवल यूरोप की,
या मैं ऐसा मानूँ 15-16 सेंचुरी यूरोप की, तो वहाँ पे रिलीजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी हुआ करता था, यानी कि जितने भी स्टेट के काम हुआ करते थे वहाँ पे रिलीजियस इंटरफेरेंस जरूर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही लिबरलिज्म आया वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो धर्म को थोड़ा साइड करना शुरू कर दिया और धर्म या रिलीजन जो है उसको पर्सनल स्फेयर में ही कंसीडर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जब हम फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक यूरोपियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, लिबरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उन फीचर्स को हम लोग 3 अलग अलग एस्पेक्ट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको हमें एग्जामिन करना था अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। अब ध्यान रखिए यार, यही सवाल जो है वो अगर 8 या 20 में होता तो डिफरेंट तरीके से किया जाता, कंसेप्ट बेसिक यही रहता, बेसिक इन्फॉर्मेशन यही रहती, लेकिन ये थोड़ा सा वाइड होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आते, यहाँ पे फ्लो चार्ट्स आते। क्लियर? यहाँ पे और ज़्यादा एस्पेक्ट्स को जो है वो हम लोग, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स में हम लोग अपर क्लास और लोअर क्लास के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करते कि इसी स्पेसिफिक टाइम पे कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो हमें यूरोपियन सोसाइटी के अंदर डेवलप होती हुई देखने को मिलती है, और वही कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो फर्दर सोशल ऑपरेशन या मैं ऐसा कहूँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लीड करती है। डन? तो अलग अगेन वही है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है वो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट की वो और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। अब देखिए क्या है, जो हमारा सेंटर पॉइंट क्या है जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर? कंटेक्स्ट क्या है, इंपैक्ट ऑन इंडिया, और डायरेक्शन की आगे दी गई है व्हाट। तो देखिए जब भी व्हाट आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि जो भी आपको पता है कि इंपैक्ट क्या है, सीधा डायरेक्टिव है, इसको हम डायरेक्टिव कंसीडर करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं होती। जो आपको पता है कि क्या क्या इंपैक्ट पड़े वो हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देने हैं। तो अगेन यहाँ पे भी जो हमारा आंसर शुरू होगा, कोई इंट्रोडक्शन कोई कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग जो है वो अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। देखिए सांस सी भाषा की अगर मैं बात करूंगा तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था वो इन्वॉल्व था, यही कारण था वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा कम होनी शुरू हो गई थी। अब क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की सबसे फेवरेट कॉलोनी हुआ करती थी, यही कारण था इंडिया से बहुत ज्यादा मात्रा में सामान जो है वो ब्रिटेन जाया करता था या यूरोप जाया करता था। क्लियर? अब इसके इंडिया को फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। इंडिया को फायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश होनी शुरू होगी, लेकिन इंडिया को नुकसान क्या हुआ कि जो इंडिया के लोगों की कंजम्पशन के लिए चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ करती थी, अब वो कंजम्पशन जो है वो इंडियंस की नहीं हो रही है, अब उन चीजों को बाहर भेजा जा रहा है क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी जो है या यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वो वॉर में इन्वॉल्व है। अब वहां पे इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पा रही, यही कारण है इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो फ्लरिश तो हो रही है, लेकिन जो कंजम्पशन है यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास चीजें नहीं पहुंच रही हैं। वो चीजें कहां जा रही हैं, सारी की सारी चीजें जो वो यूरोप में पहुंच रही हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। तो कहानी सिंपल सी है, जो नॉर्मल खाने की चीजें थी वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी हमारे देश के अंदर, क्योंकि वो सारा सामान जो है वो यूरोप जा रहा था वहां के जो सोल्जर्स थे या वहां के जो लोग थे उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। क्लियर? तो दोनों एस्पेक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तीसरा एस्पेक्ट क्या है, तीसरा इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड वॉर वन का, कि देखिए सिंपल सी बात यही है कि इंडिया अगेन ब्रिटेन का सबसे फेवरेट कॉलोनी थी, क्योंकि इंडिया रिचेस्ट एरियाज में से एक था। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते तो ब्रिटेन ने काफ़ी हालात जो है वो ख़राब कर दिए थे हिंदुस्तान के, लेकिन फिर भी इंडिया सबसे मेन कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की। अब जब पैसों की कमी होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो जब पैसों की कमी होगी तो उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए वो इंडिया के ऊपर टैक्स इम्पोज कर देगा, जिसके कारण टैक्सेस बढ़ने के कारण अगेन जो हमारे यहाँ का जो कॉमन पीपल था, यहाँ के जो लोग थे, उनकी स्थिति जो है वो और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो डायरेक्ट इंपैक्ट हो गए जो हम लोगों को देखने को मिले ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। अब देखिए यहाँ पे आपसे इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा गया है, यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इंपैक्ट भी होने चाहिए, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़े उसके बारे में भी हमें कुछ पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। अब ध्यान रखिए, देखिए क्या था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी हमारे देश की हस्तियां थी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट किया था। इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया को बाद में कहीं ना कहीं स्वराज दे देगा, क्योंकि उस जमाने में इंडिया जो है वो स्वराज की डिमांड किया करता था। क्लियर?
प्रॉपर इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करता था, स्वराज की डिमांड करता था। और ब्रिटेन से सबको उम्मीदें थी, स्पेशली महात्मा गांधी को। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ब्रिटेन ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या एंड रोल्ट एक्ट जो है वो पास किया, तो वहाँ से यहाँ के जो हमारे नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्पेशली महात्मा गांधी, उनको पता चल गया कि ब्रिटेन जो है वो सीरियस नहीं है हमारे देश की डिमांड्स के लिए। यही कारण था महात्मा गांधी ने बाद में जो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लीड किया, बाद में सिविल डिसोबीडियंस किया, बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट किया, और उसके बाद जो है वो हमारे देश को आज़ादी मिल गई। तो कहीं अगर ब्रिटेन इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिक राइट्स दे देता, तो हो सकता था कि हमारे देश में एजिटेशन ना होते, हो सकता था महात्मा गांधी जो है वो ब्रिटेन को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में लेते। लेकिन ब्रिटेन ने जिस तरह की पॉलिसीज अख्तियार की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उससे महात्मा गांधी और बाकी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पता चल गया कि ब्रिटेन गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एक और छोटा पॉइंट हम डाल सकते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बैटल्स थी जहां पे ब्रिटेन बहुत बुरी तरह से हार रहा था। क्लियर? तो जब ब्रिटेन बहुत बुरी तरह से हार रहा था तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटेन की एक छवि थी कि ये एक ऐसी पावर है जो किसी से नहीं हार सकती है, उस छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आघात था, एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। और जो इंडियन सोल्जर्स थे या जो हिंदुस्तानी जो यहाँ पे रह रहे थे, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर रहे थे कि ब्रिटेन जो है उसको हराना आसान है या ब्रिटेन को हराया जा सकता है। ब्रिटेन जो है वो एक तरह से इनडिस्ट्रक्टिबल पावर नहीं है। और उसके साथ साथ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जो रशिया है वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर भी पड़ा, जहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज़ की इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान के ऊपर हुई। तो ध्यान रखिए, मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बड़ा क्वेश्चन भी अगर इस तरह का पूछा जाए तो आप लोगों का दायरा हो, आप लोगों को हराइजन हो, आप लोग सोच सको कि उस क्वेश्चन को हमने किस रेंज में लेके जाना है। तो जब आपसे नॉर्मल पूछा गया है व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो सकते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होने के बाद क्या इंपैक्ट पड़े वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही हैं कहानियां सारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज डू यू थिंक द लेगेसी एंड इंपैक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटर थीम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमसे पूछा गया है इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑन पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नेग्लिजिबल, और जो हमसे डायरेक्शन दी गई है वो दी गई है डू यू थिंक, यानी कि हमसे पूछा गया है कि आप क्या सोचते हो। अब यहां पे देखिए सिंपल सी बात यही है, मैं इस स्टेटमेंट के को ये भी मान सकता हूं कि बिल्कुल सही है कि कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया प्रेजेंट इंडियंस के ऊपर। क्लियर? या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूं कि ये स्टेटमेंट गलत है और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट और लेगेसी हमें मॉडर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या प्रेजेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलती है। तो ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे डू यू थिंक आपसे एग्जामिनर ने आपकी सोच के बारे में पूछा है, और ध्यान रखिए आपकी जो सोच है वो कुछ आर्गुमेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी। ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं यार नहीं हो सकता है या हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों नहीं हो सकता है, या अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो बेसिकली जब आपसे कोई स्टेटमेंट पूछी गई है, क्लियर, कोई आपसे ओपिनियन पूछा गया, तो आपका ओपिनियन जो है वो सर्टेन आर्गुमेंट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो जैसे मैंने या मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट और लेगेसी है वो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आज भी देखने को मिलती है। क्लियर? तो डायरेक्शंस जो है वो आप लोगों को इस तरह से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने की जो है वो वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। तो लेगेसी और इम्पैक्ट को जो है वो मैं देखिए कैसे लिंक कर सकता हूँ। जैसे देखिए मदर गॉडेसेस की बात करें, डांसिंग गॉड ऑफ फर्टिलिटी की हम बात करें, जैसे आप लोग देखते हो कि प्रेजेंटली या आज भी जो लिंगा है, क्लियर, मेल लिंग है, क्लियर, उसकी आज भी पूजा की जाती है, फीमेल जेनिटल्स जो है उनकी आज भी पूजा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी देखने को मिले, तो उसका रिफ्लेक्शन आज की सोसाइटी के ऊपर भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हड़प्पा में टैंक्स और पब्लिक बाथिंग पॉन्ड्स बने हुए थे जो साउथ इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जहाँ पे टैंक को यूज़ करके लार्ज स्केल के ऊपर इरीगेशन आज के टाइम पे की जाती है। उसके साथ साथ जो है वो राइस ग्रो किया जाता था, कॉटन किया जाता था, जो आज के सोसाइटी के या आज का जो मॉडर्न इंडिया है वहाँ पे भी ग्रो किए जाते हैं। उसके साथ साथ लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, ये जो बेसिकली लॉस्ट वैक्स टेक्निक है ये मूर्तियां बनाने के काम आती है, स्कल्पचर बनाने के काम आती है। तो जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ करती थी और आज भी है। इसके साथ साथ गोल्ड है, सिल्वर ज्वेलरी है, कपड़े हैं वूल के, कॉटन के, ये सारे के सारे मॉडर्न सोसाइटी में भी हमें रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। इवन जब हम लोग अर्बनाइज्ड या अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं, जिस तरह से वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, वो भी हम लोग लिंक कर सकते हैं विद इंडस वैली
सिविलाइजेशन। तो हम लोग इन आर्गुमेंट्स के आधार पे कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी लिगेसी या उसका इंपैक्ट मॉडर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर निग्लिजिबल है। तो ये आपकी मर्जी, आप हो सकता है कि आप अगर आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू मान के अपने आर्गुमेंट्स दे सकते हो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। क्लियर? जैसे आप कह सकते हो, इसका ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप कह सकते हो कि अच्छा उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट थी उसका लैंग्वेज का आज से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? आप लोग ये कह सकते हो कि जिस तरह का जो सिस्टम था या जिस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम था उसका शायद आज के टाइम के अकॉर्डिंगली या आज के टाइम से कोई लेना देना नहीं था। उस टाइम पे कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, आज के टाइम पे कास्ट सिस्टम है। क्लियर? उस टाइम पे क्लास सिस्टम होता था वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपके पास जिस तरह के आर्गूमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन बना है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखा हुआ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करेगी कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं, बारीक चीजें जो आपको सोचने पे मजबूर करती है और आपने इसी तरह से सोचना है और अपना क्वेश्चन जो है उसको जो है वो लिखने की कोशिश करनी है। चलिए फोर्थ चलते हैं। द फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा ऑनवर्ड्स, गांधारा मथुरा इन नदर्न इंडिया एंड वेंजी इन आंध्र प्रदेश emerged as important centers of art production. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फीचर्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस इन दिस रीजन। देखिए कुछ नहीं है, पहली स्टेटमेंट ये मेनली यही डायरेक्शन है, ये दैट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फीचर्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस इन दीज रीजन्स। गांधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल, तीन तरह के स्कल्पचर स्कूल जो है वो हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। उनके फीचर्स को हमने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। आपने सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में बताना है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो कि क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, और अलग भी मतलब दूसरे तरीके से भी बता सकते हो कि एक में रख दिया आपने कि सिमिलैरिटीज क्या है, दूसरे में बता दिया डिफरेंसेस क्या है। या आप लोग एक अलग अलग पैरामीटर के ऊपर भी सबको कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर हम गांधारा स्कूल की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में हुआ था। मथुरा स्कूल जो है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का मतलब है जो आपका मॉडर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है। मथुरा स्कूल जो है वो आपका मथुरा वाले एरिया में हुआ था। और जो अमरावती है ये आपका कृष्णा गोदावरी यानी कि नीचे आप आंध्र प्रदेश वाले एरिया में चले जाए, वहां पे आप लोगों को जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया में अमरावती स्कूल जो है वो डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। गांधारा स्कूल के ऊपर हम लोग मानते हैं कि ग्रीक इन्फ्लुएंस थी। जो मथुरा स्कूल है और जो वेंजी स्कूल है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि यहाँ के आर्टिस्ट के द्वारा ही इनको डेवलप किया गया था। मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो गांधारा स्कूल में ग्रे सैंडस्टोन यूज हुआ था, मथुरा में रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था, और जो अमरावती थी वहां पे व्हाइट मार्बल यूज हुआ था। क्लियर? थीम की अगर हम बात करेंगे तो गांधारा में मेनली बुद्धिस्ट थीम्स थी, यानी कि बुद्धा की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। अगर हम लोग मथुरा की बात करेंगे तो वहां पे बुद्धिज्म जैनिज्म की बनाई जाती थी, हिंदुइज्म की भी बनाई जाती थी। और उसके साथ साथ अगर हम अमरावती की बात करेंगे तो वहां पे भी हमें मेनली बुद्धिस्ट थीम्स के ऊपर ही स्कल्पचर्स डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा ये बाकी छोटे छोटे फीचर्स हैं कि हर एक जगह जो है वो किस किस तरह से बुद्धा के स्कल्पचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको 60 वर्ड्स के अंदर जो है वो कन्फाइन करना है। तो आप लोग सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ट्रास्ट या जो डिफरेंसेस हैं उनको अलग अलग करके उनका भी आंसर लिख सकते हो, या एक साथ कॉमन फीचर्स के थ्रू भी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गांधारा एंड मथुरा जो है दे बोथ वर डेवलप्ड बाय कुशनास। क्लियर? कुशन जो रूलर्स थे उनके द्वारा उसको डेवलप किया गया था, और जो हमारे अमरावती थे वो सातवनास के द्वारा डेवलप किए गए थे। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंसेस को और जो सिमिलैरिटीज हैं उनको भी कन्फाइन कर सकते हो। क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अलीगढ़ मूवमेंट। अब ये आसान है, बहुत बार पूछा जाता है 4 नंबर के सवाल में शॉर्ट नोट के ऊपर। तो शॉर्ट नोट का मतलब सिंपल सा है कि आपने जो है जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपने तरीके से देख सकते हो। अब देखिए शॉर्ट नोट क्या हो सकता है, अलीगढ़ मूवमेंट के फीचर्स के बारे में, क्यों अलीगढ़ मूवमेंट हुई, कब हुई, किसने की, क्या इसका इम्पैक्ट था, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। ये अलीगढ़ मूवमेंट के फीचर्स क्या हैं, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि जितना ज़्यादा छेड़ सकते हो, यानी कि जितना ज़्यादा खोल सकते हो किसी एक सवाल को, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या जो कवरेज है उसको थोड़ा सा वाइड करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा वाइड कवरेज रहेगी उतने ही ज़्यादा जो है वो चांसेस रहेंगे। देखिए अलीगढ़ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो बेसिकली मुस्लिम समाज को, मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाई हुई एक मूवमेंट थी। और कहीं ना कहीं जब हम लोग देखते हैं
जब हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत देखते हैं, जहाँ जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हुई थी ऑन दी पैटर्न ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जब हम उर्दू की डेवलपमेंट देखते हैं एक लैंग्वेज के रूप में, वहाँ पे भी ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम देखते हैं इस्लाम के अंदर रैशनैलिटी के इंट्रोडक्शन की जब बात की जाती है, तब वहाँ पे भी अलीगढ़ मूवमेंट का जो है वो नाम आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड जो सवाल है इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जुग्गा सत्याग्रह है और बिलासपुर। देखिए जो जुग्गा सत्याग्रह है और बिलासपुर है, आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जुग्गा सत्याग्रह जो वो 1883 में बिलासपुर स्टेट के अंदर शुरू किया गया था अगेंस्ट द राजा ऑफ बिलासपुर अमरचंद। कहानी सिंपल सी थी, अमरचंद के द्वारा लोगों के ऊपर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो लगाई जा रही थी, और जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे राजा को, राजा जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया करता था। यही कारण था कि लोगों के द्वारा जो है वो जुग्गा सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया गया था इन 1883। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो कोट, लुल्हान, नाडा, घेरवी, ठीक है, गहरवी या पंधेरा, क्लियर, इस तरह यहाँ के जो लोग थे ये सारे के सारे गांव में इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने ग्रास के, ठीक है, ग्रास के जो है वो घर बनाए थे। क्लियर। जिसको झुग्गा कहा जाता है, इसको पता ही होगा आपको कि झुग्गी शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है, वैसे झुग्गाज है, ठीक है। झुग्गा जो है वो जहाँ पे आप लोग जो है वो सारे का सारा जो घास है उसको इकट्ठा करके जो है वो घर बनाते हो। क्लियर। और वहाँ पे उन्होंने अपने कुल देवता का जो है वो फ्लैग लगा दिया था और राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। राजा को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसने जो है वो पुलिस वालों को भेजा, पुलिस और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टक्कर हुई। इनके जो मेन लीडर थे प्रोटेस्टर्स, उनका नाम था गुलाब राम नड्डा। उन्होंने जो है वो वहाँ का जो तहसीलदार और पुलिस कमांडर था निरंजन दास, उसके ऊपर गोली चला दी, वो जिसमें इंजर्ड हो गया। अब राजा बिलासपुर अमरचंद के द्वारा जो है वो ब्रिटिश से सहायता मांगी गई और ब्रिटिश ने जो है वो इस पूरे की पूरी सिचुएशन को बाद में कंट्रोल किया। तो ये जुग्गा सत्याग्रह जो है वो अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ किंग ऑफ बिलासपुर के नाम से या उस चीज़ से जो है वो हम लोग आज भी याद करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, दैट इज व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ सनद्स। अब देखिए यार, ये जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में है, और व्हाट का मतलब क्या है ये तो आप लोगों को अभी तक समझ आ ही चुका होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों ने बताना है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े जब सनद ब्रिटेन के द्वारा जो है वो हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे उनको दी गई। देखिए सनद का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही पड़ा, सबसे पहला था कि जो ब्रिटिश मर्चेंट और उनके गुड्स थे उनको फ्री पैसेज देना पड़ा, यानी कि वो वहाँ से या जिस जिस राजा ने सनद को एग्री किया उनकी टेरिटरीज से जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो अपनी गुड्स को कभी भी लेके जा सकते थे विदाउट एनी टैक्सेशन। क्लियर। उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो बेगार प्रथा को भी पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन को काम करवाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, वो लोग जो हैं वो राजा के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे। इसके साथ साथ क्योंकि अब हमारे यहाँ के जो हिली एरियाज थे वहाँ से भी ट्रेड हो रहा था, तो वहाँ पे रोड्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। यही कारण था कि सनद का इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो हमारे यहाँ के राजा थे उन्होंने रोड्स को भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो जो बड़ी स्टेट्स थी, क्लियर, उनको ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना पड़ना था जब भी किसी तरह का कोई वॉर होता था। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी ब्रिटिश वॉर पे जाया करते थे तो हमारे यहाँ के हिली जो स्टेट्स थी वो ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी। क्लियर। इसके साथ साथ लोगों के वेलफेयर के ऊपर भी राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों के वेलफेयर के ऊपर भी काम करना। तो लोगों ने सनद साइन करने के बाद, या जो हमारे यहाँ के राजा थे उन्होंने सनद साइन करने के बाद, या जब उनको सनद ग्रांट होगी उसके बाद जो है वो उन्होंने लोगों के वेलफेयर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। क्लियर। और इसी तरह से उनकी जो प्रॉपर एटॉनमी थी, ये भी एक इम्पैक्ट है। जो एटॉनमी हुआ करती थी यहाँ के हिली एरियाज़ की या हिली किंग्स की या जो भी हमारे रूलर्स हुआ करते थे, उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और जब भी उन्होंने कोई सज़ा देनी थी, स्पेशली कैपिटल पनिशमेंट देनी थी, तो जो सुप्रिटेंडेंट शिमला हिल स्टेट्स हुआ करता था उसके द्वारा उसको कन्फर्म करवाना पड़ता था। यानी कि जो प्रॉपर पावर थी यहाँ के हिली रूलर्स के पास, हिली प्रिंसेस के पास, वो भी हमें कम होती हुई देखने को मिली। क्लियर। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो इन अलग अलग इम्पैक्ट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डन। नेक्स्ट है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स का, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देखो क्रिटिकली एग्जामिन आ गया, इम्पैक्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी इन हिमाचल प्रदेश। तो अब जो हिमाचल प्रदेश में इम्पैक्ट हुआ, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि हिमाचल, अब देखो क्रिटिकल एग्जामिन को कैसे, एग्जामिन का मतलब तो आपको समझ आ गया, थोड़ा सा गहराई में जाके हमने खंगालना है। अब क्या खंगालना है, 2 चीजें हैं क्रिटिकल एग्जामिन में, हमें 2 एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करना होता है।
पहला कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक साइड में ले सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था, दूसरा मैं ले सकता हूं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत ही ज्यादा वीक इम्पैक्ट था। अब मेरे पास जब देखिए क्रिटिकल एग्जामिन आ गया तो मेरे को दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर लिखना है। यहां पे सिर्फ मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 1857 म्यूटनी यहाँ यहाँ हुई, यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के ऊपर कवर कर रहा हूँ। मेरे को दोनों एस्पेक्ट्स पे जाना पड़ेगा जब मेरे पास डायरेक्टिव जो है वो क्या होगा, क्रिटिकली एग्जामिन। तो स्ट्रांग हुई तो कहाँ कहाँ हुई, और वीक थी तो क्यों थी, तो दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करूंगा मैं अपने आंसर के अंदर। अब मैं मानता हूं कि 4 नंबर के सवाल में इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन ध्यान रखिए आप लोग अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो 8 नंबर में भी गलती करोगे और 20 नंबर में भी गलती करोगे। क्लियर? तो यही कारण है आप लोगों को जो है वो इस तरह से अपना जो एक तरह से सोच का दायरा है उसको ब्रॉड करना है और उसको बिल्ड करना है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन का पता हो आपको, चाहे वो 4 का है फिर जैसे मर्जी है। अब ऑब्वियस बात है 4 में जब नंबर ऑफ वर्ड्स आप लोगों के पास बहुत कम है तो आप लोग जो है सीधा एग्जाम्पल्स ही लिखोगे, सक्सेस के भी और फेलियर के भी। लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन, और बहुत बार हमने एग्जाम के अंदर देखा है कि इस तरह के डायरेक्टिव, इस तरह के जो ट्विस्टेड डायरेक्टिव्स हैं वो हमें 4 नंबर में भी देखने को मिले हैं, तो इनके साथ जस्टिफाई करना जो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, 60 वर्ड्स लिखना मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके साथ आपके पास एग्जाम्पल्स वगैरह जो वो जरूर होने चाहिए। तो देखिए जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं 1857 म्यूटनी की, तो देखिए राजा बुशर जो है, शमशेर सिंह, उन्होंने मना कर दिया था ब्रिटेन को कि मैं आपकी जो है वो 1857 रिवोल्ट में किसी तरह की कोई सहायता नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ जो एनुअल नजराना उनके द्वारा 15,000 रुपए का पे किया जाता था ब्रिटेन को, वो भी उन्होंने देने से मना कर दिया था। इसके साथ साथ राजा प्रताप चंद के द्वारा भी ब्रिटिश को अपनी आर्मी देने से उनके द्वारा भी मना कर दिया गया था। क्लियर? तो रूलर्स जो हैं उन्होंने भी डिफाइंस शो करनी शुरू कर दी। और हम लोग जब 1857 की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 1857 रिवोल्ट बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो राजा हुआ करते थे, स्पेशली जो यूपी वाले एरिया के, अवध वाले एरिया के, उनके द्वारा लीड किया गया था। तो सबसे पहले जो है वो हमें सोल्जर, जो हमारे रूलर्स हैं, उनकी तरफ से डिफाइंस देखने को मिली। दूसरा एस्पेक्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। वीक कैसे था, वीक क्यों कह रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, राम प्रसाद बैरागी जो है उनके द्वारा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो फॉर्मेशन की गई थी, और इनका इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से ब्रिटिश चंगुल से हिमाचल प्रदेश को अलग करवाया जाए। क्लियर? कि कैसे हथियारों को यूज़ किया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको अलग किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो बैरागी थे उनको पकड़ लिया गया, अंबाला जेल भेज दिया गया। उस ज़माने में यहाँ के लोगों को अंबाला जेल ही भेजा जाता था और उनको वहाँ पे फांसी की सज़ा दे दी गई। क्लियर? तो दूसरा जो पीपल फ्रंट था या रेवोल्यूशनरी थे, क्योंकि 1857 रिवोल्ट ऐसा तो नहीं था जैसा महात्मा गांधी के रिवोल्ट्स हुआ करते थे कि नॉन वायलेंस के ऊपर था। 1857 रिवोल्ट तो चला ही पूरी वायलेंस के ऊपर था। तो उसी तरह की जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, स्पेशली शिमला हिल्स में। उसके बाद तीसरा जो लोग थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो लोगों ने जो है वो जो मलाव फोर्ट है जो कि नालागढ़ के अंदर है, वहाँ से जो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा हथियार वगैरह रखे गए थे उसको वहाँ से कैप्चर कर लिया था। क्लियर? और लोकल जमींदार वगैरह जो थे या लोकल लोग थे उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर वहाँ से अटैक कर दिया था। तो देखिए क्या हो रहा है, रूलर्स के द्वारा यानी कि जो किंग है वो डिफाइंस शो कर रहे हैं। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीपल्स अपनी रेवोल्यूशनरी जो हमारे यहाँ के रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी। लोगों ने हथियार छीन के ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ हथियार उठा दिए या एक तरह से रेवोल्यूशन जो है वो चला दी, म्यूटनी कर दी। और उसके साथ साथ जो सोल्जर्स थे, जो मेन सेंटर पॉइंट थे 1857 रिवोल्ट का, तो हम लोग देखते हैं कि जो सुबाथू है, क्लियर, जो गुरखा बटालियन है, उन्होंने भी, नासरी है, उन्होंने भी मना कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर का साथ देने से। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोग देखते हैं कि 1857 म्यूटनी का इम्पैक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों ने कवर करना है कि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो कम से कम 50 के आसपास लोग जो हैं 50 के आसपास लोग जो है उनको हैंग कर दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे जो है वो रेवोल्यूशनरी या जो रिवोल्ट था 1857 का वो फेड आउट होना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के बाकी एरियाज थे, यानी कि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जगहों के ऊपर था, जैसे नालागढ़ वाले एरिया में मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जो शिमला के आसपास वाले एरियाज थे, जैसे स्पेशली शिमला के आसपास वाले एरिया, सोलन, जो मॉडर्न अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट को बोल सकता हूँ जैसे सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा 1857 रिवोल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलता था। इसके अलावा जो बाकी हमारी टेरिटरीज थे वहाँ पे 1857 का उतना ज़्यादा
इम्पैक्ट नहीं था। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जो लोग थे वो उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसके कारण हमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस 1857 या बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट 1857 रिवोल्ट का हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो राजा थे, हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे, बस कुछ ही एक्सेप्शंस थी जिनका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा। मैक्सिमम हमारे जो रूलर्स थे वो ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने प्रॉपरली सपोर्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी है एज कंपेयर एंड उसके साथ साथ जो है वो वीक इम्पैक्ट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो समझ आ गई कहानी। तो इस तरह से जो वो 8 नंबर के सवाल जो है या 4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो उनको हमने सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट हमारा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 to 14 शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। अब 120 शब्दों में जो वो हमने लिखना है, एक पेज आपको लिखने को मिलता है, क्लियर। तो आपने एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, या जो हमारा 8 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आने वाले जो हमारे 6 क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, अब आई होप जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। अब मैं आप लोगों को कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन और उसके अंदर क्या क्या हमने लिखना था वही बताऊंगा। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्लियर, क्योंकि वो हमारे हैंडआउट के अंदर जो हमारा सोल्यूशन फाइल है उसके अंदर दिया गया है, तो आप लोग वहां से रीड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज हाउ डिड द अक्टूबर रेवोल्यूशन अफेक्ट रशिया एंड इंडिया एग्जामिन। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, हाउ, कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है उसने रशिया और इंडिया को इम्पैक्ट किया, और उसके साथ साथ हर एक पॉइंट को हमने थोड़ा सा गहराई में जाके खंगालना है कि कैसे किया, क्लियर। तो 2 डायरेक्शन है, एग्जामिन है और पहला क्या है, हाउ है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इंट्रोडक्शन होगी। अब ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। अब देखिए 120 शब्द है, 120 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, लेकिन आप 1 या 2 लाइंस की इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्टूबर रेवोल्यूशन है क्या, क्लियर, कब हुई, क्यों हुई, 1 या 2 लाइंस में इसके बारे में लिखो, क्लियर। और दूसरा जो है, या व्हेन एंड हाउ, कब हुई, कैसे हुई। एक और इंट्रोडक्शन क्या हो सकती है कि व्हाट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन है क्या। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हम इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन 2 तरीके से होती है। पहली इंट्रोडक्शन होती है जो जिस थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अब ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर रेवोल्यूशन के सराउंडेड है, तो सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी रहेगी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड के अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। दूसरा रहता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के साथ साथ कंटेक्स्ट भी तो है, यानी कि सिर्फ इंडिया और रशिया के इम्पैक्ट या अफेक्ट के ऊपर पूछा गया है, तो आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में इंडिया और रशिया को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट में भी आपकी इंट्रोडक्शन हो सकती है। अब ये जो इंट्रोडक्शन मल्टीपल्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन की ऑन रशिया, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, क्लियर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अब देखो यहाँ पे हाउ आ गया, अब यहाँ पे हमने इसको एग्जामिन करना है, क्योंकि कहानी क्या हुआ करती थी कि रशिया में बिफोर अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसको हम नॉर्मली रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बिफोर अक्टूबर रेवोल्यूशन जो रशिया था वहां पे काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी हुआ करती थी, क्लियर, यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। जैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी आ गई, और पूरे का पूरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो सरकार के पास चलेगी, जो पहले प्राइवेट प्लेयर्स के पास हुआ करती थी। तो इस तरह के जो इम्पैक्ट है, इस तरह का जो अफेक्ट है वो हमें रशिया के ऊपर देखने को मिला। वैसे ही पॉलिटिकली पहले मल्टीपल पार्टीज थी, राजा का रूल था, जार का रूल था, अब यहाँ पे सिंगल पार्टी का रूल होना शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ करती थी वो आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन हमें खत्म होती हुई देखने को मिली। तो इस तरह से इम्पैक्ट ऑफ रशिया भी हमने डिस्कस करना है और उसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑन इंडिया भी डिस्कस करना है, क्लियर, कि कैसे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू के ऊपर जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म विच वर प्रोपोगेटेड बाय अक्टूबर रेवोल्यूशंस, क्लियर, वो सारा हमने यहाँ पे मेंशन करना है। कैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कैसे सोशलिज्म के आइडियाज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, कैसे लेबर यूनियंस की फॉर्मेशन हुई, ये सारे का सारा इम्पैक्ट जो है वो अक्टूबर रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन का ही है, जो हमें इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्लियर। तो यहाँ पे कहानी समझ आया, डन। और कंक्लूजन जो है वो आप लोग लिख सकते हो, कंक्लूजन आपका यहाँ पे मर्जी है। कंक्लूजन में आप नॉर्मली ऐसा लिख सकते हो कि इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट आज के हिंदुस्तान के ऊपर क्या आपको देखने को मिलता है। जैसे कहीं ना कहीं जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म आज भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, क्लियर। तो ये जो सोशलिज्म है, मॉडर्न सोशलिज्म स्पेशली विद इन इंडिया, ये कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन से थोड़ा सा प्रभावित है। तो कंक्लूजन में आप लोग
आज के साथ या आज का मॉडर्न उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है अक्टूबर रिवोल्यूशन का, उसको भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर? तो पूरा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है डिटेल में। नेक्स्ट है दैट इज चालुक्यन आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट ए हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, डिस्कस। अब आसान भाषा में बताता हूँ, इंडिया में 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुए हैं, नगारा, द्रविड़ा और बीच वाला था वेसारा। क्लियर? अब देखिए नगारा में जो है वो गुप्ता टाइम पीरियड को हम लोग ज़्यादा तब इम्पोर्टेंस देते हैं कि गुप्ता टाइम पे नगारा जो है वो मेनली फ्लरिश हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ। जो वेसारा है वो चालुक्याज और राष्ट्रकूटाज के टाइम पे डेवलप हुआ। और नीचे वाला जो है दैट इज द्रविड़ा, द्रविड़ा जो है वो चोलाज के टाइम पे जो है वो हमें ज़्यादा डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चालुक्यन आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट ए हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब देखिए अगर हम नो डाउट वेसारा आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वेसारा जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे नगारा और द्रविड़ा दोनों का मिक्सचर है। तो यही कारण है यहाँ इसके जो मंदिर यहाँ पे जो बने हैं वो बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या है, डिस्कस। अब देखो डिस्कस का मतलब क्या रहता है, डिस्कस समझ लेना है यहीं पे। डिस्कस का मतलब है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, अब ये स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, या ऐसा हो सकता है जैसे इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इस स्टेटमेंट के ऊपर, जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट दे दी, मैंने कहा चालुक्यन आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट ए हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्लियर? कि सबसे बड़ा जो हाई वाटरमार्क है एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में वो चालुक्यन आर्किटेक्चर है। मैंने एक स्टूडेंट आप है या एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है। पहला बोलता है बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही कहा, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू, और ये एग्जांपल है, ये मंदिर जो है वो चालुक्यास के द्वारा बनाए गए थे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स जो है वो चालुक्यन आर्किटेक्चर के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मिस्टर बी यानी कि दूसरा स्टूडेंट जब डिस्कशन कर रहे हैं हम इस स्टेटमेंट पे, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, चालुक्यास तो ठीक है किया होगा इन्होंने काम, बट एट द सेम टाइम जो चोलाज एंड पल्लवाज हैं दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया एंड दे बेसिकली रिप्रेजेंट ए हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल। तो हुआ क्या कि डिस्कशन में 2 डाइवर्स व्यू पॉइंट आ गए, और इसी तरह के डाइवर्स व्यू पॉइंट जो वो हमारे आंसर के अंदर भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर मान लो यहां पे डिस्कस की जगह होता कमेंट, तो आप लोग बोलते कमेंट में, मैं कहता यस तो मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी, दूसरा कहता नो तो उसने अपने आर्गुमेंट्स दे दिए, तो कमेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। डिस्कशन का मतलब क्या रहता है कि इस स्टेटमेंट के ऊपर हमने दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है कि इस स्टेटमेंट को हमने सही भी मानना है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट सही नहीं है, कोई और इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, तो हमने उसको भी कंसिडर करना है। समझ आई कहानी? तो डिस्कशन में नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव मतलब सारी चीजें आती हैं। डिस्कशन का मतलब होता है एक टॉपिक को खोल देना, ओपन कर देना, जहां पे अलग अलग डाइवर्स व्यू पॉइंट को एक तरह से एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट करना। समझ आई कहानी कि नहीं आई? डन। तो ये डायरेक्टिव जो है वो यहाँ पे डिस्कस है। देखिए इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन में आप चालुक्यन आर्किटेक्चर से शुरू कर सकते हो या बेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मेन बॉडी में आप लोग लिख सकते हो कि चालुक्यन आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स थे और कैसे ये हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रेजेंट करता है कि कितने सुंदर टेम्पल बने थे, उनकी क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और उसके साथ साथ क्योंकि डिस्कस है तो आप लोगों ने जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर में जो बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं, चाहे चोलाज स्पेशली, क्योंकि मेनली हम लोग चोलाज को बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर मानते हैं कि चोलाज के टाइम पे जो टेम्पल्स की डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल्स बने हैं, वो भी बेसिकली एक अच्छा वाटर मार्क है, एक हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्लियर? तो हम चोलाज आर्किटेक्चर को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। डन। और इंपॉर्टेंस ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर के साथ जो है इसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंटेड बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इन 1927 अफेक्ट इंडियाज नेशनल मूवमेंट एग्जामिन। अब देखो एग्जामिन फिर आ गया, इसका मतलब है कि जो भी पॉइंट होगा, जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंटेड बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इन 1927। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कौन से कमीशन की बात हो रही है, साइमन कमीशन की बात हो रही है। अब ध्यान रखो साइमन लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा कमीशन उस स्पेसिफिक टाइम पे बना था, दैट इज साइमन कमीशन। क्लियर? तो साइमन कमीशन जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, उसका क्या इम्पैक्ट हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर देखने को मिलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहला, हमें पता है साइमन कमीशन जो था उसमें ऑल वाइट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सारे के सारे गोरे थे, एक भी इंडियन नहीं था, जिसके कारण इंडियन जो थे वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहां से इंडियंस को एक चीज पता लग रही थी
कि जो साइमन कमीशन बनाया जिसमें ऑल वाइट को डाला गया, ऑल वाइट रिप्रेजेंटेटिव्स डाले गए, इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्रिटेन जो है उसके अकॉर्डिंगली इंडियंस जो है दे आर नॉट वर्ती फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर देमसेल्व्स। क्लियर, उनके अकॉर्डिंगली हिंदुस्तानी जो है वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट पड़ा जो हमारे अब 1929 के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखे जाते हैं, जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस पास किया था। क्लियर, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था कि अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये पड़ा कि धीरे धीरे जो इंडिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ थी, अब ये चाहे कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटीज़ थी या इसके साथ साथ जब लाला लाजपत राय के सर के ऊपर लाठी पड़ी और उनके देहांत हो गया, उसके बाद पंजाब वाले एरियाज़ में और महाराष्ट्र वाले एरियाज़ में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का डेवलप होना था, जहाँ पे चंद्रशेखर सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी जो हमें देखने को मिलते हैं, उनका एकदम और ज़्यादा राइज करना था। क्लियर, ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट हैं वो इमीडिएट इम्पैक्ट हमें साइमन कमीशन के देखने को मिलते हैं। तो अब हमें जो है वो यहाँ पे इन हर एक जैसे रेवोल्यूशनरी जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ा जिसने इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस किया। अब इसको एग्जामिन करना है, यानी कि इसके बारे में लिखना है कि कैसे भगत सिंह, राजगुरु, इन सब ने जो है वो जो नेशनल मूवमेंट थी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया, जिसको हम साइमन कमीशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए एग्जामिन की, इसका मतलब आपको पता है, इंट्रोडक्शन जो है वो साइमन कमीशन के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि क्यों बनाया गया था और नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, राइज ऑफ यंग लीडर्स, जैसे भगत सिंह वगैरह का मैं नाम ले रहा था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, साइमन कमीशन आया ही इसलिए था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जा सके। और साइमन कमीशन का इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर होंगे। क्लियर, तीसरा कन्फ्लिक्ट आ गया और यहाँ पे या इस तरह के सवाल में आप लोगों को किसी तरह की भी जो कंक्लूजन है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। डन। तो ये सारे का सारा जो है वो एक बार आप लोग रीड करेंगे, आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हिमाचल के ऊपर है, हाउ फार डू यू फील जस्टिफाइड इन स्टाइलिंग संसार चंद रीन एज दी गोल्डन पीरियड इन कांगड़ा हिस्ट्री। अब देखो, हाउ फार डू यू फील जस्टिफाइड, अब यहाँ पे भी आपने यस यू फील जस्टिफाइड क्लियर की जो संसार चंद रीन्स था इट वॉज द गोल्डन पीरियड इन कांगड़ा हिस्ट्री, या आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं था, तो आपकी मर्जी है। मैंने जो है वो पॉजिटिव स्टांस लिया है कि हाँ जो संसार चंद था उस स्पेसिफिक टाइम पे या वो जो है वो कांगड़ा हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड्स में से एक था। तो इंट्रोडक्शन में संसार चंद के बारे में लिख सकते हो, गोल्डन इरा मैंने ये स्टांस लिया है कि यस जो संसार चंद का रीन था, जो उसका टाइम पीरियड था वो गोल्डन इरा था कांगड़ा की हिस्ट्री का। तो उसमें जो जो टेम्पल्स बने हैं, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स बने हैं, उसको हातिम और रुस्तम कहा जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरस था, उसने बहुत सारे ब्राह्मण्स, एस्ट्रोलॉजर्स, उसके साथ साथ पेंटर्स को जो है वो पैट्रोनेज दी हुई थी, पेंटिंग को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, पहाड़ी पेंटिंग में, कांगड़ा पेंटिंग को डेवलप करने में संसार चंद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। संसार चंद ने अपनी जो टेरिटरी है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो कांगड़ा, क्योंकि संसार चंद के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कांगड़ा जो रियासत है वो बहुत कमज़ोर होती गई, बहुत वीक होती गई। उसके बाद वो मुग़लों के पास आ गई, मुग़लों के पास तो चलो थोड़ा पहले थी, उसके बाद जो वो सिख के पास आ गई, उसके बाद जो वो ब्रिटिश के पास चलेगी। यानी कि संसार चंद के बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग पावरफुल राजा जो है वो हमें कांगड़ा के अंदर नहीं देखने को मिलेगा जो कांगड़ा की टेरिटरीज को एक्सपेंड करेगा। यही कारण है कि कांगड़ा जो है जब संसार चंद 2 का मेनली रीन था, रूल था, तब उसको हम लोग जो है वो, या कांगड़ा उस स्पेसिफिक कांगड़ा जो है उसको हम लोग गोल्डन ईरा मानते हैं। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स डालने पड़ेंगे कि कौन कौन से टेम्पल्स बनाए हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई हैं, क्यों हातिम कहते थे, क्यों रुस्तम कहते थे, कितने जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई थी, क्लियर है, कौन कौन सी टेरिटरीज जो हैं वो संसार चंद ने एक्वायर की थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्पेसिफिक फाइल में देखने को मिलेगी। ये फाइल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, आपका जो पोर्टल है उस पर इसको अपलोड किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द कॉजेज एंड सर्कमस्टांसेस दैट फेवर द राइज ऑफ त्रिगार्ता एज ए स्टेट एंड इट्स सब्सिक्वेंट डिक्लाइन। तो 2 चीजें आपने करनी थी, राइज ऑफ त्रिगार्ता और डिक्लाइन ऑफ त्रिगार्ता। क्लियर। अब देखिए मेन बॉडी में क्या आ जाएगा कि त्रिगार्ता राइज क्यों हुआ, तो हम सब लोगों को पता है त्रिगार्ता जो वो 3 नदियों के बीच का एरिया था जिसके कारण इसका फर्टाइल सॉइल था। क्लियर, फर्टाइल सॉइल का मतलब है कि ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, ज़्यादा टैक्सेशन आएगी, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, पावरफुल किंग्स हैं,
किले इसके भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, स्पेशली अगर मैं नगरकोट किला की बात करूंगा। जोग्राफिकल एरिया या जिस तरह की जोग्राफिकल सिचुएशन में ये मौजूद है, जहाँ पे एक साथ साइड से जो वो धौलाधार हमें देखने को मिलता है और दूसरी साइड पे फर्टाइल प्लेन्स हैं, तो एक जोग्राफिकली भी एक बहुत फेवरेबल कंडीशन जो है वो आपके जो त्रिगारता है उसके लिए है। और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल में भी आप लोग मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से जो कौरवाज है उनके साथ, या जो हमारा माइथोलॉजिकल टाइम पीरियड है, स्पेशली जो कौरवा किंग है उनके उसके साथ सुशर्मा जो है उन्होंने कौरवास के साथ लड़ाई की थी अगेंस्ट पांडवास। क्लियर। तो हिस्टोरिकली बहुत पुराना किंगडम है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग इसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। डिक्लाइन के लिए मुस्लिम है, मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, गोरखा इन्वेजन्स हुए, संसार चंद की जो पॉलिसीज थी जिसमें उसने जो नेबरिंग एरियाज थे, नेबरिंग स्टेट्स, उन सबके साथ दुश्मनी बना ली थी। सिखों के जो अटैक हुए और उसके साथ साथ ब्रिटिश का जो अराइवल था, ये मेन फैक्टर्स बने दे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ त्रिगारता। क्लियर। कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कंक्लूजन लिखने की, सारी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आपको है। नेक्स्ट है डिस्कस बाल गंगाधर तिलक्स व्यू ऑन वुमेन्स इमेंसिपेशन एंड एजुकेशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि दोनों डायमेंशन में जाना है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की क्या है कि जब वुमेन की बात की जाती है एजुकेशन की, तो बाल गंगाधर तिलक वुमेन एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। तो यहाँ पे अब हमें जो है वो डिस्कशन में फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स लेके आना जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही कारण है जो इनकी रियल थॉट्स थी रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, क्लियर, या वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एमेंसिपेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स जो उनको कवर किया जाएगा। चाइल्ड मैरिज के बारे में तिलक क्या कहा करते थे, बिल्कुल चाइल्ड मैरिज को फेवर किया करते थे। इवन जब ब्रिटेन ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में चाइल्ड मैरिज में लड़कियों की एज को बढ़ाया गया तो तिलक ने उसको बहुत ज़्यादा अपोज किया था। वुमेन एजुकेशन के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। क्लियर। और विडो री मैरिज के भी फेवर में नहीं थे। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं तिलक नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब सोसाइटी या सोशल वेलफेयर में वुमेन एक्टिविटीज़ की बात की जाती है तो वहाँ पे तिलक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर जब हम लोगों ने इस आंसर को लिखना था। क्लियर। ये सारा यहाँ पे लिखा गया है। अब नेक्स्ट है 15 to 16, 2 सवाल हैं जो आपने 400 वर्ड्स के अंदर लिखने थे, 20 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। अब ये देखो, अब अर्ली 19th है। अब कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेके 1899 तक, है ना। ये 19th सेंचुरी आ गई, या सॉरी 1900 तक, ये 19th सेंचुरी आ गई। 1901 से लेके 2000 तक जो है ये आपकी 20th सेंचुरी आ गई, और अभी जो है वो आपकी 21st सेंचुरी चल रही है। तो यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी है। अर्ली 19th सेंचुरी हम लोग ऐसा मान सकते हैं फर्स्ट 20 to 30 ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। क्लियर। आप लोगों ने, कई लोगों ने जो पूरे की पूरी 19th सेंचुरी के बारे में लिखा है, जो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली 19th सेंचुरी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। डिस्क्राइब का मतलब क्या रहता है, जहां पे आपने जो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी भी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट की लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। पॉलिटिकल कंडीशन में हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में ही अर्ली 19th सेंचुरी में गुरखा का इन्वेजन होता है, सिखों को बुलाया जाता है संसार चंद के द्वारा। गुरखास जो हैं वो बाकी एरियाज़ में, स्पेशली नालागढ़ वाले एरिया या जो सिरमौर वाले एरियाज़ है, वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। गुरखा और ब्रिटिश के बीच में वॉर होता है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ संगोली साइन होती है, और उसके बाद जो है वो 1815 के बाद जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी है वो हमें इंडिया में, या वो हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। तो ये तो सारे के सारे पॉलिटिकल कंडीशन आ गए ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। आई होप ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो आप लोगों ने रीड किए होंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो पता है, लेकिन बस आपने एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट करना है। सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन की अगर हम बात करें, बेगार एंड बेथ सिस्टम जो है वो प्रमोट होना शुरू हो गया। मौजूद तो पहले से था हमारी सोसाइटी में, लेकिन ब्रिटेन ने स्पेशली बेगार को ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। फोर्स लेबर जो है वो आनी शुरू होगी। क्लियर। क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना था, तो वहाँ पे फ्री के लोगों की ज़रूरत थी। अर्बन सेंटर्स आने शुरू हो गए, जैसे शिमला जैसी अर्बन सिटीज़ की डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, जो पहले हिमाचल में नहीं था। सती प्रथा को जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ने डिस्करेज करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी जो है वो हिली स्टेट्स में इंट्रोड्यूस होगी। इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, सनद का आ गया, सनद की इंट्रोडक्शन होगी, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। टूरिज्म
के थ्रू जो है या टूरिज्म के लिए डेवलप होना शुरू हो गया, स्पेशली जब शिमला में ब्रिटेन के द्वारा जो है वो कैपिटल बनाई गई, या शिमला में जब उन्होंने शिमला टाउन को डेवलप करना शुरू किया। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है एग्रीकल्चर में बेसिकली राइस व्हीट है, उसके साथ साथ ब्रिटेन के द्वारा भी काफ़ी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करना था, और उसके साथ आपने ये भी रिलेट करना था कि कैसे ब्रिटेन ने पूरा हिमाचल प्रदेश जो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था उसको कंसोलिडेट कर दिया। वो कैसे कंसोलिडेट किया कि जब ब्रिटेन पूरे हिमाचल को सप्रेस करेगा, ऑप्रेस करेगा, तो धीरे धीरे जो है वो सारे लोग प्रिंसली स्टेट्स या किंग लोग जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटेन का आना था, जिसमें पूरा हिमाचल ब्रिटेन के अंदर आना शुरू हो गया ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वो बाद में हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। इसको आप लोग कंक्लूजन के थ्रू रख सकते हो। डन। और लास्ट हमारा क्वेश्चन था, लास्ट है एनालाइज the circumstances that led to Tashkent Agreement in 1966, discuss the highlight of the agreement। तो discuss the highlight of the agreement का मतलब है कि क्या बताना है कि क्या था इसमें और क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट थे, पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे। एनालाइज दी सर्कमस्टांसेस कि क्या हुआ, क्लियर, एनालाइज दी सर्कमस्टांसेस क्या हुआ, कौन कौन सी सिचुएशन थी जिसके कारण ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ। तो एनालाइज में आपने जो अलग अलग फैक्टर्स उनको ब्रेक करना है और हर एक पॉइंट को एनालाइज करना है, बताना है, और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की ये 5 पॉइंट्स थे। इन 5 पॉइंटों के कारण जो है वो ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ। क्लियर। तो जैसे सर्कमस्टांसेस में कश्मीर का अटैक था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ग्रैंड स्लैम, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिनके कारण जो वो ताशकेंट एग्रीमेंट हुआ, जो पहले जो हमारा एस्पेक्ट है उसको कवर करेगा। और हाईलाइट में आप लोगों ने बताना है कि ताशकेंट डिक्लेरेशन जो है उसमें क्या क्या था, और उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, क्योंकि आपसे डिस्कस किया, पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे ताशकेंट एग्रीमेंट को मेनली क्रिटिसाइज इस ग्राउंड के ऊपर किया जाता है कि इसमें इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फेवर नहीं हुआ। नो डाउट उससे शांति तो होगी, लेकिन जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया हुआ था उसके लिए पाकिस्तान ने किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि फ्यूचर में वो उस तरह की गलतियां नहीं करेगा। और कंक्लूजन में आउटकम ऑफ दिस डिक्लेरेशन एंड इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट इंडिया। तो ये सारे के सारा जो कहानी है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर, ताशकेंट एग्रीमेंट में। डन। तो ये स्टोरी है हमारी, इस तरह से हमने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। तो आई होप आप लोगों को जो हमारे आज की पूरी डिस्कशन है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्लियर। तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश मेंस टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 हिस्ट्री के मॉडल आंसर्स की डिस्कशन। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट में आई होप आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से रीड करोगे और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा देगी। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।